आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट वाला। इस चैप्टर के अंदर पहले मैं आपको बता दूं कि फाइनल अकाउंट्स होता क्या है, फाइनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। जब भी हम कोई भी बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है जर्नल बनाना। जर्नल का मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शन जो भी हो रही है उसको हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, मालूम ही है आपको। फिर इस जर्नल से हम बनाते हैं लेजर्स, ठीक है, सेकंड नंबर लेजर। फिर लेजर के बाद हम बुक्स बनाते हैं, सब्सिडरी बुक जैसे कि कैश बुक, सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, है ना, बुक्स बनाते हैं सारी। फिर बुक के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ये सारे चैप्टर आपने किए भी हैं, है ना, आपने जर्नल चैप्टर, फिर लेजर, बुक्स बनाई है सारी, ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद नंबर आता है फाइनल अकाउंट। जब हम, ये मैं बात कर रहा हूं, जब हम रियल में अकाउंटिंग करते हैं, रियल में किसी बिजनेस की हम जब बुक्स राइटिंग करते हैं, तो ये सब प्रोसीजर होता है हमारा। पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर सारी बुक्स, फिर ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट के अंदर कौन कौन से अकाउंट है? फाइनल अकाउंट के अंदर हम तीन टाइप के अकाउंट बनाते हैं। एक बनाते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनाते हैं हम बैलेंस शीट। ये तीन चीजें हमें फाइनल अकाउंट के अंदर बनानी होती है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होगा? क्वेश्चन में हमें ट्रायल बैलेंस गिवन होगा। इस ट्रायल बैलेंस की मदद से आपको फाइनल अकाउंट यानी कि ये तीन चीजें बनानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्लियर हो गया, ट्रायल गिवन होगा, फाइनल अकाउंट बनाना है, ये तीन चीजें बनानी है। तो अब देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, P&L अकाउंट में बैलेंस शीट कैसे बनती है, इसका मैं आपको पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं, फिर इसका क्वेश्चन करके मैं दिखाऊंगा। तो पहले ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है। ये साइड डेबिट, ये साइड क्रेडिट, और इधर पर्टिकुलर्स होते हैं, ये अमाउंट, इधर पर्टिकुलर और अमाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? सबसे पहले इधर आता है टू ओपनिंग स्टॉक और परचेज, इधर आएगा। और बिल्कुल इससे उल्टा इस तरफ ओपनिंग स्टॉक और परचेज का उल्टा क्या हुआ? ओपनिंग स्टॉक का उल्टा क्लोजिंग स्टॉक, परचेज का उल्टा सेल। तो देखो ओपनिंग स्टॉक और परचेज याद रखो, इधर अपने आप आपको पता लग जाएगा बाय सेल और बाय क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सबसे जो मेन चीजें हैं वो ये ओपनिंग स्टॉक और परचेज, सेल और क्लोजिंग स्टॉक, और यहां पर साथ ही साथ आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस, बस ये पांच चीजें आपको इसमें डालनी है, सिर्फ पांच चीजें। इसके बाद आप इस अकाउंट को मैच करोगे। मैच मतलब टैली कर देंगे। अगर जैसे इधर का टोटल है 1 लाख, ठीक है, दोनों को मिला के 1 लाख, लेकिन इधर का टोटल रहेगा सिर्फ 80,000। तो मैच करने के लिए, टैली करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इधर एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा ना, 20,000 रुपए। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने जो यहां पे डाला टैली करने के लिए, उसे हम बोलते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। वो निकलेगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। हाँ, अगर ये बैलेंसिंग फिगर इधर निकलती है, जैसे कि इधर का टोटल है 5 लाख, इधर का रहेगा सिर्फ 4 लाख, तो 1 लाख इधर कम पड़ गया ना, तो इधर जो निकलेगा वो ग्रॉस लॉस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बैलेंस, इस अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर इधर निकली तो ग्रॉस प्रॉफिट, इधर निकली तो ग्रॉस लॉस, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, परचेज के साथ कभी कभी परचेज रिटर्न भी आ जाता है क्वेश्चन में। तो परचेज में लेस रिटर्न्स करके लिखना जब भी लिखोगे। ऐसे ही सेल के साथ रिटर्न आ सकता है, तो सेल के साथ जब भी लिखोगे तो लेस रिटर्न्स करके लिखना। सेल में सेल रिटर्न लेस करके अमाउंट लिखना, परचेज में परचेज रिटर्न लेस करके अमाउंट लिखना, ठीक है। अच्छा, ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं इसके बारे में अभी बात करूंगा। अभी आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें ट्रांसफर हो जाता है। जो यहां पे निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इस ग्रॉस प्रॉफिट के साथ आप लिख भी सकते हो कि ग्रॉस प्रॉफिट जो निकला है ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इसका ये जो ग्रॉस प्रॉफिट
P&L में ट्रांसफर हुआ ना, यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आया, हमें पता है ट्रेडिंग से आया ना, तो यहां लिख देंगे ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ये आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। 5 चीजें ध्यान रखनी है सिर्फ आपको, ओपनिंग स्टॉक परचेज, सेल और क्लोजिंग स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंस। ये 5 चीजें आएंगी। जीपी निकला, जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट को मैं शॉर्ट में जीपी बोल रहा हूं। जीपी निकला, जीपी यहां ट्रांसफर आ गया। अब आता है P&L अकाउंट की बारी। P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या दिखाना है इस अकाउंट में, ध्यान रखना, जितने भी खर्चे हैं हमारे बिजनेस के, सारे खर्चे और लॉस हमें इस तरफ दिखाने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस तरफ सारे खर्चे क्या क्या हो सकते हैं, सारे खर्चे टू सैलरी, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टू डिस्काउंट, टू बैड डेट्स भी हमारे लिए लॉस है, खर्चा है, टू टेलीफोन एक्सपेंस, है ना, टू कमीशन पे किया, टू इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने पे किया। ऐसे ही ये मैंने कुछ खर्चे बताए, ऐसे बहुत सारे खर्चे, जितने भी बिजनेस के खर्चे हैं वो सब यहां आते हैं। और जितने भी इनकम है बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस में देखो इनकम भी तो हो सकती है ना, कुछ फायदे भी हो सकते हैं, जैसे कि रेंट अगर पे किया है तो आप इस तरह दिखाओगे क्योंकि खर्चा है, अगर लेकिन रेंट रिसीव हुआ है तो यहां पर बाय रेंट रिसीव। अगर डिस्काउंट आपने दिया है, डिस्काउंट ये लिखा है ना, डिस्काउंट अलाउ किया तो खर्चा इस तरफ आना ही है, लेकिन अगर डिस्काउंट रिसीव हुआ तो बाय डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ठीक है, जैसे कि कमीशन अगर हमने पे किया है, ये कमीशन यहां पे मैंने दिखाया है, अगर कमीशन रिसीव हुआ तो कमीशन यहां पे आएगा, कमीशन अकाउंट, कमीशन रिसीव अकाउंट कह सकते हो, कमीशन रिसीव अकाउंट। ठीक है, तो देखा आपने प्रॉफिट एंड लॉस में हमने क्या डाला, सारे के सारे खर्चे, और अगर इनकम है तो इस तरफ। इसको जब हम टैली करेंगे तो अब क्या निकलेगा, जैसे कि इसको टैली किया था तो जीपी निकला था, इसको टैली करेंगे जैसे कि इस साइड का टोटल पूरा यहां से लेकर यहां तक सारा, इस साइड का टोटल है मान लिया 10 लाख, और इधर का टोटल ये सारी चीजें मिला के 8 लाख, तो 2 लाख इधर निकला ना, है ना, तो वो 2 लाख रुपए क्या बोलेंगे उसको, वो 2 लाख रुपए निकलेगा टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। और अगर इधर का टोटल 10 लाख है, इधर 8 लाख रह गया, तो इधर जो निकलेगा वो होगा नेट लॉस। ठीक है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट से हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, P&L अकाउंट से मिलता है हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता रहा था कि ये जो खर्चे हैं सारे, जो कि और भी हो सकते हैं, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, इन खर्चों को मैं बोलूंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहां पे जो थे वो कौन से थे, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब आप कहोगे ये कैसे पता चलेगा कौन से खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, कौन से खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। तो देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या कोई चीज हम बेच रहे हैं, उसकी कॉस्टिंग को बढ़ाते हैं, उसकी कॉस्टिंग को। मान लिया मैं एक पेन बना रहा हूं, ठीक है, ये पेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं हम, इस पेन की कॉस्टिंग आई 8 रुपए, और हमने डिसाइड किया इसको हम बेचेंगे 20 रुपए में, ये सेल, ये कॉस्ट। तो इसकी जो 8 रुपए कॉस्ट आई है वो कैसे आई होगी, इसके अंदर जो प्लास्टिक लगा है वो कॉस्ट में ही शामिल हुआ होगा, है ना, इसके अंदर जो इंक भरी जा रही है वो भी कॉस्ट में शामिल होगी, इसके ऊपर जो ये रैपर है वो भी इसमें कॉस्ट में शामिल हो गया होगा, है ना। देखो, कल को अगर इसकी प्लास्टिक की कॉस्ट बढ़ जाती है, हम प्लास्टिक का रॉ मटेरियल लेने गए और वहां पे पता लगा प्लास्टिक महंगा हो गया, तो हम क्या करेंगे, ठीक है भाई, अब ये पेन 8 रुपए का नहीं पड़ रहा हमें, अभी 9 रुपए का पड़ रहा है क्योंकि प्लास्टिक महंगा हो गया है। अगर बाई चांस हम कहते हैं कि जी इसकी ना इंक भी महंगी हो गई, तो इंक महंगी हो गई तो ठीक है जी, इंक के 2 रुपए और बढ़ गए, चलो ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि इस पेन की कॉस्ट 11 रुपए बढ़ रही है। ठीक है, तो यानी कि कुछ ऐसे खर्चे हैं जो इसकी कॉस्ट को बढ़ाए हैं। ठीक है, तो अब यहां पर 11 रुपए की चीज की मुझे कॉस्ट कर रही है और मैं 20 रुपए का बेच रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे यहां पे 9 रुपए का फायदा हो रहा है। ये 9 रुपए है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये आपको दिख ही रहा है कि भाई 11 रुपए की कॉस्ट की चीज मैं 20 की बेचूंगा तो 9 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट हो गई होगा। अब ये 9 रुपए जो ग्रॉस प्रॉफिट हुए, ये मैं घर नहीं ले जा सकता, ये खुश होने की जरूरत नहीं है प्रोप्राइटर की, जी 9 रुपए बच गए, चलो भाई 9 रुपए अब हम हमारा फायदा हो गया, ले जाओ, नहीं।
अभी और भी बहुत सारे खर्चे हैं जो इस 9 रुपए की जो हमारा प्रॉफिट है इसको कम करेंगे। जैसे कि मैंने ये तो देखा कि पैर बनाने में 11 लगे और 20 रुपए की मैं बेच रहा हूं तो 9 रुपए प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये सोचो कि मैंने जो स्टाफ रखा हुआ है उसकी सैलरी भी तो देनी है ना। मैंने मान लिया जो यहाँ पे बिजली का बिल है वो भी तो देना है, यहाँ पर जो मैं एडवर्टीजमेंट के खर्चे कर रहा हूं वो भी तो देना है, मैंने फैक्ट्री का रेंट भी तो देना है। तो ये सारे के सारे मिला के मान लिया 2 रुपए और खर्चा हो गया, है ना। तो अब ये जो 7 रुपए बचे ये है मेरा नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये 2 रुपए क्या थे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यानी कि ये जो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं ये हमारे कॉस्ट को नहीं बढ़ाते, इसको नहीं बढ़ाएंगे। कॉस्ट तो जो लग गई जो फैक्ट्री के अंदर हमने काम किया। अब जो खर्चे हुए ये वाले कुछ खर्चे यानी कि इस कॉस्ट को बढ़ाते हैं, ये मैंने बताया था। कुछ खर्चे इस कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं, उन खर्चों को हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, है ना। कुछ खर्चे इस कॉस्ट को बढ़ाते हैं। अब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कॉस्ट को नहीं बढ़ा रहे, वो जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है उस ग्रॉस प्रॉफिट में से घटाकर घटाए जाते हैं और हमें नेट प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारी कॉस्ट को बढ़ाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे जीपी को कम करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को कम करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये तो थोड़ा सा एक थ्योरी थी, उसको छोड़ो। अभी हम न्यूमेरिकल्स में जब यहां देखेंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंस के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। आप सिंपल सोचो, ये एक फैक्ट्री है हमारी, इस फैक्ट्री गेट, ये जो फैक्ट्री का गेट है इससे पहले के जो खर्चे हुए हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी कि फैक्ट्री गेट के अंदर के खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस है और फैक्ट्री गेट के बाहर के खर्चे आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कुछ एग्जांपल देता हूं मैं डायरेक्ट एक्सपेंस के। आपको यहां डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लिखना, डायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जांपल जो क्वेश्चन में गिवन होंगे वो लिखने हैं। वो देखो क्या क्या हो सकते हैं। वेजेस, वेजेस मतलब मजदूरी। देखो वेजेस सैलरी, वेजेस यहां क्यों आया? क्योंकि जब हम प्रोडक्शन करते हैं फैक्ट्री के अंदर मजदूर लगाए जाते हैं तो मजदूरों को जो मजदूरी देते हैं उसे हम वेजेस बोलते हैं, है? और सैलरीड पर्सन वो होते हैं जिनको हम सैलरी, जो परमानेंट वर्कर होते हैं हमारे। ठीक है, तो वेजेस यहां आता है, फैक्ट्री मजदूर, सैलरी यहां। और फैक्ट्री के अंदर क्या क्या खर्चे हो सकते हैं? देखो कोल, गैस, फ्यूल, ये सब खर्चे जो है ना माल को बनाने के हैं। कोयला, गैस, फ्यूल, ये सब फैक्ट्री के, यानी कि जो हमारी चीज जो बन रही है उसकी कॉस्ट को बढ़ाते हैं। अच्छा, और खर्चे हैं कैरियज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या होता है? देखो एक होता है रॉ मटेरियल को जब हम अपनी फैक्ट्री में लेकर आते हैं, कैरेज मतलब भाड़ा, तो इनवर्ड यानी कि माल को अंदर लाने का भाड़ा, यानी कि जब माल अंदर आता है तो कैरेज इनवर्ड। अब माल बन गया, तैयार हो गया, अब उसको बेचने के लिए बाहर निकाला तो कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड जो है अभी माल के बनने से पहले का खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन जो कैरेज आउटवर्ड है वो माल के बनने के बाद का खर्चा है, तो यहां आएगा। ठीक है, तो अगर कभी कैरेज आउटवर्ड लिखना हो तो कैरेज आउटवर्ड यहां, कैरेज इनवर्ड यहां। ठीक है, और कैरेज के सिनोनिम्स हैं, कैरेज कह लो, कार्टेज कह लो, फ्रेट कह लो, ये सब एक ही बात होती है। कैरेज इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड यहां आएगा। कैरेज, फ्रेट, कार्टेज आउटवर्ड अगर आ गया तो यहां आता है। ठीक है, और यहां पर और खर्चे क्या हो सकते हैं जो फैक्ट्री गेट के अंदर होते हैं, जैसे कि, ठीक है, तो बेसिकली ये जो खर्चे हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। और इनके अलावा, ये गिने चुने खर्चों के अलावा जो भी खर्चे होते हैं वो सब के सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, यहां आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में आपको पता है इस तरफ लायबिलिटीज होती हैं, इधर अमाउंट, इधर एसेट्स और इधर अमाउंट। एसेट्स आप सब जानते हो, एसेट मतलब जो हमारी संपत्ति है, जैसे कि कैश हो गया, जैसे कि बैंक हो गया, जैसे कि फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीन है और डेटर है ना, बिल रिसीवेबल है, ये सब हमारी एसेट्स है। और इधर क्या है? लायबिलिटी है। इधर लिखा लायबिलिटी है लेकिन इधर कैपिटल और लायबिलिटी दोनों चीजें आती है। एक तो कैपिटल, ठीक है, और लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब जो कर्ज है बिजनेस के ऊपर जो देना है, जैसे कि क्रेडिटर्स हैं, जैसे कि बिल्स पेबल हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि कुछ एक्सपेंस जो देने बाकी है, तो ये सब
हमारी लायबिलिटीज है और इधर कैपिटल भी आती है। लेकिन ध्यान रखना कैपिटल जो होगी वो सीधा यहां मत लिखना, जैसे क्रेडिटर का जो भी अमाउंट है यहाँ बिल्स पेबल यहाँ ये सारे अमाउंट सीधा बाहर यहाँ लिख दोगे। कैपिटल को बाहर मत लिखना, कैपिटल को अंदर रखना। क्यों अंदर रखना? क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट निकला था इसको, इस नेट प्रॉफिट को यहां पर हमें ऐड करना है इसी कैपिटल में लाकर। फिर से देखो, ग्रॉस प्रॉफिट था यहां ट्रांसफर हो गया, नेट प्रॉफिट निकला, ये कहां जाएगा? नेट प्रॉफिट से जो बिजनेस का मालिक है उसकी जो कैपिटल है जो उसने लगा रखी है, ऑब्वियसली उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी क्योंकि प्रॉफिट हुआ है उसको बिजनेस में। तो उसने जो 10 लाख लगाए थे, मान लिया 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो वो 10 लाख जो थे वो अब 2 लाख प्रॉफिट के साथ बढ़कर 12 हो गए, तो कैपिटल बढ़ जाती है। किसकी वजह से? जो नेट प्रॉफिट निकलता है उसमें प्लस। हाँ, अगर नेट लॉस निकला होता तो माइनस हो जाता, यानी कि एड नेट प्रॉफिट, और यहां पे माइनस भी हो सकता है कब? अगर ये नेट लॉस निकलता। ठीक है। और कैपिटल में आपको पता है ड्रॉइंग्स लेस ड्रॉइंग्स, अगर ड्रॉइंग्स होती तो वो माइनस होती। एडिशनल कैपिटल, अगर उसने और कैपिटल डाली होती तो वो ऐड होती, एडिशनल कैपिटल प्लस होती। तो ये सारा जो कैपिटल का वर्किंग हो गई, इसका जो भी फाइनल अमाउंट हुआ वो आपको यहां बाहर दिखाना है। ठीक है। कैपिटल का पूरा एक ब्लॉक बनाकर, क्या क्या कैपिटल का ब्लॉक में क्या क्या हुआ, जो कैपिटल है वो नेट प्रॉफिट उसमें प्लस हो गया, नेट लॉस होता तो माइनस हो जाता, और ड्रॉइंग्स माइनस हो जाएंगी, कैपिटल को कम करती है ड्रॉइंग्स, और एडिशनल कैपिटल और कैपिटल जो इनपुट हुई है वो इस कैपिटल को बढ़ाती है, इसलिए प्लस। तो ये पूरा ब्लॉक बनाकर इसका इकट्ठा अमाउंट यहां लिखना बाहर अमाउंट में। ठीक है। बाकी क्रेडिटर, बीपी, आउटस्टैंडिंग ये सब तो सीधा ही जाएगा। और लास्ट में आपकी ये बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। अगर ये बैलेंस शीट का अमाउंट सेम नहीं आया तो समझ लो आपने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ की है। ठीक है। अब इसको क्वेश्चन में कैसे करेंगे वो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। तो देखो, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है और हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। एक बात ध्यान रखना, जो ट्रायल बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन होगा वो हमेशा मैच होगा। अगर ये ट्रायल बैलेंस जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ये खुद ही मैच नहीं है तो आप इस ट्रायल बैलेंस से जो भी चीजें बनाओगे ये कभी भी सही नहीं बनेगी, इस पे डिफरेंस आएगा, ये मैच नहीं करेगी। ठीक है। तो जरूरी है मेक श्योर कि क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है वो खुद आपस में मैच हो। ठीक है। और ये ट्रायल के नीचे लिखा होता है क्लोजिंग स्टॉक 10,000। ध्यान रखना है क्लोजिंग स्टॉक इस ट्रायल में नहीं होता, ये अलग से लिखा होता है। हाँ, एक कंडीशन हो सकती है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में भी आए, वो कंडीशन मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल ये समझ के चलो कि जो भी ये आइटम्स है क्लोजिंग स्टॉक इस ट्रायल से बाहर है। ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, मैंने आपको बताया था हमें ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ चीजें मैंने बताई थी, ओपनिंग स्टॉक और परचेज, सेल और क्लोजिंग स्टॉक, और डायरेक्ट एक्सपेंस इधर आते हैं, सारे खर्चे और लॉस वगैरह इधर आते हैं, प्रॉफिट इधर आते हैं, है ना। यहाँ जीपी निकलता है, बैलेंसिंग जीपी इधर आ जाता है। फिर जब इसको टैली करते हैं तो नेट प्रॉफिट निकलता है, नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हो जाता है और ये बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये जो चीजें बनानी है ये इसी ट्रायल से हमें बनानी है, यानी कि बहुत इजी काम है। यही सारी चीजों को हमने इसकी सॉर्टिंग करनी है, इसकी छटाई करनी है कि कौन सी इसमें आएंगी, कौन सी इसमें से इसमें आएंगी और इसमें से कौन सी चीजें इसमें आएंगी। तो देखो, हमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है, इसलिए सबसे इजी चैप्टर है ये कि हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना होता। जो करना है सिर्फ छटाई का काम करना है, सॉर्टिंग का काम करना है। समझ में आ गया कि इसमें से क्या इसमें और इनमें से क्या इसमें और क्या इसमें डालना है। बहुत सिंपल सा फंडा है। तो अब देखो स्टार्ट कैसे करेंगे, बिल्कुल फर्स्ट आइटम से स्टार्ट हो जाओ, जो आइटम जहां आनी है उसको वहां पे पुट करते जाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले ट्रेडिंग बनाएंगे मैच होगा, फिर पीएल बनाएंगे ये मैच होगा तब बैलेंस शीट, नहीं। हम इन सब से ये तीनों चीजें एक साथ बनाएंगे। ठीक है। तो आप कॉपी पे इसको पहले ही तीनों फॉर्मेट्स बना लो, अब एक एक करके उठाते जाओ, जो जिसमें आ रहा है वहां पे डालते जाओ। देखो कैसे। और इन सब के ऊपर ये भी लिखना है मैसर्स, जो भी ऑनर का नाम है। ठीक है। यहाँ पे मैसर्स XYZ लिमिटेड जिसकी भी ये बैलेंस शीट है, मैसर्स। ठीक है। ये भी लिखना, और नीचे ये भी लिखना है कि कब बन रहा है, इसकी क्लोजिंग डेट। हमेशा ये जो फाइनल अकाउंट है क्लोजिंग डेट पे बनते हैं, 31 मार्च या 31 दिसंबर अगर कैलेंडर ईयर है तो वो भी लिखना है एज ऑन 31 मार्च, ऐसे यहां भी ऐसे यहां भी। तो मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप जरूर लिखेंगे एग्जाम में। ठीक है। अब
सबसे पहली आइटम है इसमें सैलरी। तो सैलरी कहां आएगा? सैलरी क्योंकि खर्चा है, सारे खर्चे मैंने कहा था पीरियड में आते हैं। टू सैलरी कितना? 5,000। उसके बाद है बिल्डिंग। बिल्डिंग एसेट्स होती है हमारी, नो डाउट एसेट सारी यहां आती है। बिल्डिंग कितना? 1 लाख। मैंने यहाँ पे लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट नहीं लिखा है, वो भी आपने लिखना है। यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ भी पर्टिकुलर अमाउंट, पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बना के करना है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है? परचेज। तो परचेज यहां आता है। परचेज कितना? 80,000। अब देखो ये परचेज 80,000 में यहां अब भी लिखना तो यही है, लेकिन अभी मत लिखो, क्योंकि परचेज के साथ हमें पता है लेस रिटर्न भी हो सकता है ना। इसलिए क्वेश्चन में जब परचेज आ गया तो एक बार पहले चेक कर लो कि क्या परचेज रिटर्न तो नहीं आ रहा है इसमें। हाँ, यस, ये परचेज रिटर्न आ रहा है। इसीलिए अगर अभी हम परचेज को अंदर के कॉलम में लिखूंगा मैं, इनर कॉलम में, ताकि इसमें से रिटर्न लेस करके जो भी फाइनल अमाउंट हुआ वो यहां लिखूंगा, ठीक है। अगर आप पहले ही ये सब नहीं देखते परचेज रिटर्न, आप यहां 80 लिख देते, फिर लेस कैसे करते? फिर आपको कटिंग करनी पड़ती, अंदर लेस करके फिर बाहर दिखाते। तो कटिंग को अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, हमें ध्यान रखना है। परचेज और सेल में भी ये सब, क्योंकि सेल में भी सेल रिटर्न आ सकता है, परचेज में परचेज रिटर्न आ सकता है, बस इन दोनों का ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब आगे आ गया रेंट। रेंट 200 रुपए। तो रेंट यहां पे आ गया 200, खर्चा है ना हमारा रेंट। आगे सेल। सेल यहां आती है हमेशा। सेल कितनी है? 1,50,000। इसको भी मैंने अंदर क्यों लिखा है, लेकिन एक बार चेक कर लो, ये सेल रिटर्न भी आने वाली है बाद में, तो मैं क्योंकि लेस करना पड़ेगा इसलिए मैं अंदर लिख रहा हूं, ठीक है। चलो अभी ये नहीं सेल रिटर्न लिखेंगे, अभी तो हम अपनी बारी से जो चल रहे हैं, पूरी बारी से सारी आइटम्स को हमें इसमें ट्रांसफर करना है। तो सेल के बाद आ गया डिस्काउंट। अब ये नहीं लिखा है डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव है, क्योंकि अगर डिस्काउंट अलाउ होता तो ये खर्चा होता, यहां आता। अगर डिस्काउंट रिसीव होता तो ये इनकम होता, क्योंकि मैंने बताया पीएनएल में क्या होता है, सारे खर्चे यहां पर, खर्चे और लॉस, इनकम यहां पर। अब ये लिखा नहीं डिस्काउंट अलाउड है कि रिसीव है, तो क्या मानू इसे? अब मैं मानना कुछ नहीं है। क्वेश्चन में देखो डेबिट साइड पे डिस्काउंट है या क्रेडिट साइड का डिस्काउंट है? क्रेडिट का है ना, तो क्रेडिट का डिस्काउंट तो डिस्काउंट रिसीव होता है, डिस्काउंट अलाउड तो डेबिट में आता है ना। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ये इनकम वाला डिस्काउंट है, यानी कि इस तरफ। और फिर देखो क्रेडिट में लिखा तो ऑब्वियसली क्रेडिट में ही आना चाहिए। तो बाय डिस्काउंट रिसीव कितना? ये है 2,000। आगे सेल रिटर्न लेस कर देंगे इसमें से, लेस रिटर्न, सेल रिटर्न है 6,000। उसके बाद है वेजेस। वेजेस तो यहां का खर्चा है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, फैक्ट्री का खर्चा है वेजेस। देखो मैंने एक जगह छोड़ दी क्योंकि अभी मुझे रिटर्न माइनस करना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे, एकदम कटिंग को अवॉइड करोगे, ओवर राइटिंग अवॉइड करोगे। वेजेस कितना? 1,000। आगे कैश। कैश कितना है? 3,000। कैश तो हमारी एसेट है, 3,000। उसके बाद लिखा है टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस हमारे खर्चे हैं। टेलीफोन चार्जेस कितना? टेलीफोन चार्जेस है 1,500 रुपए के। उसके बाद है हमारे पास कैरेज। अब देखो कैरेज के साथ नहीं लिखा इनवर्ड या आउटवर्ड, तो मैंने बताया था अगर कैरेज के साथ कुछ ना लिखा हो तो उसे हम इनवर्ड मानते हैं। इनवर्ड मतलब फैक्ट्री का खर्चा। कैरेज आउटवर्ड लिखा होता तो फिर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता, तो यहां आता। तो फिलहाल कैरेज इनवर्ड है, ये ऊपर लिखेंगे कैरेज इनवर्ड कितना? 3,000। आगे है ओपनिंग स्टॉक 2,000। ओपनिंग स्टॉक जब क्वेश्चन की ओपनिंग होगी वहां पे लिखना होता है हमें 2,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन के बिल्कुल ओपनिंग पे। आगे परचेज रिटर्न 8,000, तो परचेज रिटर्न तो इसमें से लेस करना होगा, लेस रिटर्न 8,000। बाद में फाइल कर लेंगे इसको, ठीक है, जो फाइल करके यहां लिखना है ना बाद में कर लेंगे। आगे प्लांट एंड मशीनरी 50,000 हमारी एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी 50,000। उसके बाद है फर्नीचर 20,000, फर्नीचर भी हमारी एसेट्स है 20,000। उसके बाद है डेटर्स 9,000, डेटर भी हमारी एसेट है 9,000। उसके बाद है लोन 50,000, है ना, ये लोन जो है 50,000। देखो लायबिलिटी है, लोन लायबिलिटी होते हैं हमारा, लायबिलिटी तो लायबिलिटी साइड पे, लोन 50,000, ठीक है। आगे कमीशन लिखा है, अब ये नहीं लिखा कमीशन पे किया है कि हमें मिला है। फिर से देख लो, कमीशन डेबिट में होता तो खर्चे वाला होता, क्रेडिट में है, रूल भी पढ़ा है आपने, ऑल द डेबिट, ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, है ना, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो ये कमीशन क्रेडिट साइड पे लिखा है,
मतलब इनकम वाला कमीशन है, मिलने वाला कमीशन है। तो इस तरफ, क्योंकि सारे खर्चे मैंने बताया था P&L में आते हैं और कुछ इनकम्स होती है वो भी P&L में इस तरफ आती है। बाय कमीशन रिसीव कितना, 25,000। आगे है क्रेडिटर्स 21,700, क्रेडिटर्स 21,700। उसके बाद लिखा BR एंड BP इकट्ठा दे दिया। अब ये 1,000 और 25,000, कौन सा BR कौन सा BP? ऑब्वियसली BR हमारी एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट में मिलेगी। BP हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट में मिलेगी। तो BR एसेट है, BR है 1,000 और BP 25,000, बिल्स पेबल 25,000, लायबिलिटी। अरे कैपिटल 1,10,000, कैपिटल हमारी यहां आ गई, क्योंकि इस तरफ बैलेंस शीट के इस तरफ लायबिलिटी और कैपिटल दोनों आती है। 1,10,000 अंदर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे अभी नेट प्रॉफिट निकलेगा या नेट लॉस निकलेगा। नेट प्रॉफिट निकला तो कैपिटल में प्लस होना है, नेट लॉस निकला तो कैपिटल में ही माइनस होना है ना। तो इसलिए इसको हम अंदर के कॉलम में लिखेंगे। तो यानी कि कुल मिला के अंदर के कॉलम में तीन ही चीजें ध्यान रखनी है। परचेज में परचेज रिटर्न आ सकता है, सेल में सेल रिटर्न आ सकता है और कैपिटल में प्लस माइनस हो सकता है। ठीक, आगे ड्रॉइंग्स 10,000, ड्रॉइंग्स भी इसी में ही माइनस होती है, लेस ड्रॉइंग्स 10,000। आगे है बिजनेस प्रीमाइसेस। बिजनेस प्रीमाइसेस मतलब ये भी हमारी एसेट होती है, यानी कि वो एरिया जहां पे हम बिजनेस करते हैं, हमारा एरिया है वो, तो हमारी एसेट है। बिजनेस प्रीमाइसेस 1,00,000। तो आपने देखा ये सारी चीजों की हमने सॉर्टिंग की है, इनकी छटाई की है और छटाई करके हमने कुछ यहां और कुछ यहां चीजें डाली हैं। तो बहुत इजी काम है। इससे इजी काम क्या हो सकता है कि जो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें चीजों को उनकी सही जगह पर पहुंचाना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। ये चीजें हमने इसमें पुट कर दी है। अब नहीं, एक चीज अभी रह रही है, वो क्या, क्लोजिंग स्टॉक। मैंने कहा था क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस से अलग बॉटम में मिलेगा, ट्रायल के। कुछ केसेस में ये ऊपर भी आ सकता है, वो केसेस में बाद में डिस्कस करूंगा। अदरवाइज क्लोजिंग स्टॉक आपको हमेशा फुट नोट में मिलेगा, लास्ट में मिलेगा, ट्रायल से अलग मिलेगा। देखो ट्रायल इससे पहले टैली हो चुका है, उसके बाद ये बता रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का है। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में एक बात ध्यान रखनी है, क्लोजिंग स्टॉक आपको दो जगह डालना है। एक बार तो क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रेडिंग में आएगा ही आएगा, है ना। मैंने बताया था ओपनिंग इधर और परचेज इधर, उसका उल्टा, सेल और क्लोजिंग इधर, तो क्लोजिंग यहां आएगा ही आएगा क्लोजिंग स्टॉक। और साथ में स्टॉक हमारी क्योंकि एसेट्स भी है, एसेट्स है, तो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक हमारी एसेट साइड पे भी आएगा। हर चीज आपने देखा एक ही बार आई है, हर चीज एक ही बार आई है यहां पे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक 2 बार आया है। बस यही एक ऐसी चीज है जो आपके इस पूरे क्वेश्चन के अंदर 2 बार आएगा इसका इफेक्ट, एक बार ट्रेडिंग में, एक बार एसेट्स में। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और एसेट साइड, ठीक है। अब हमारा ये जितना भी सारी आइटम्स थी हमने इसके अंदर ट्रांसफर कर लिए। अब इसको टैली करते हैं, इसको फाइनलाइज कर लो। 1,50,000 में से गए 6,000, 1,44,000 और ये आ गया 72,000। अब देखो कौन सी साइड बढ़ी है, बैलेंसिंग इधर निकल रही है कि इधर निकल रही है, ये साइड बढ़ी है, यानी कि 1,54,000, 1,54,000 यहां पे निकल गया टू ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रांसफर टू कहां जाएगा, ये इधर जाएगा ना P&L में, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। कितना निकला, 1,54,000 और इधर इसका टोटल है 78। ये 1,54,000 में से 78 गए, 76,000 जो है ये जीपी निकला, जो कि यहां आ जाएगा 76,000। क्या लिख के, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, की ट्रेडिंग से यहां ट्रांसफर हुआ है। अब इसको भी टैली कर लो, देखो कौन सी साइड बड़ी है, ये साइड बड़ी लग रही है हमें, तो ये आ गया 1,03,000, 1,03,000, इसमें से गए 6,700। ये नेट प्रॉफिट यहां आ जाएगा 96,300, ठीक है। ये कहां जाएगा 96,300 नेट प्रॉफिट जो है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा था ना इसको कैपिटल में प्लस करना है, तो ये ऐड करेंगे। देखो ये कैपिटल का सारा वो एक ब्लॉक बन रहा है कि इसमें ड्राइंग लेस हो गई, ये प्लस हो जाएगा 96,300, इसमें प्लस करना है, ऐड नेट प्रॉफिट। तो ये भी फाइनल हो गया हमारा P&L, ट्रेडिंग फाइनल हो गया। अब जीपी निकाल के
फिर जीपी से एनपी, ये मतलब पीएनएल से एनपी निकाल लिया, ये भी फाइनल हो गया। अब इसको फाइनल करते हैं, ये साइड टोटल और ये साइड टोटल करेंगे। पहले कैपिटल का जो ब्लॉक है कितना बन गया, ये 110। देखो कैपिटल और नेट प्रॉफिट तो प्लस करना है और ड्राइंग्स माइनस करनी है, तो ये आ गया 1,96,300। ये कैपिटल बन गई पूरी प्लस माइनस करके। अब इसका टोटल करते हैं, ये आ गया 2,93,000 और इसका टोटल भी आ गया 2,93,000। दैट्स ऑल। तो अगर आपकी ये बैलेंस शीट मैच हो रही है, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपको जो ट्रायल गिवन है ये खुद में ही मैच ना हो, तो ऐसे में आपकी गलती नहीं है अगर ये मैच नहीं हो रही तो। लेकिन अगर ट्रायल आपको क्वेश्चन में मैच दिया गया है फिर भी ये आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, तो दैट मीन्स आपकी कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है। ठीक है।